हमने स्टार्ट की है बायोलॉजी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एंड वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन सीरीज, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, जिसकी हेडिंग है प्लांट किंगडम। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम किन किन पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के बारे में। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि प्लांट किंगडम क्या है। देखो, इस अर्थ पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को इजी बनाने के लिए टाइम टू टाइम जो है वो साइंटिस्ट ने इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो सबसे वैलिड क्लासिफिकेशन एप्लीकेबल है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को 1969 में आर.एच. विटेकर नाम के साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने दिया था। तो इन्हीं 5 किंगडम में से एक है प्लांट किंगडम। मतलब इस अर्थ पर जितने भी प्लांट हैं उन सबको प्लांट किंगडम में रखा गया है। अब इस प्लांट किंगडम के जो मेंबर्स हैं उनमें क्या क्या कॉमन कैरेक्टर्स होंगे। तो इस अर्थ पर जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं और जिनमें जो सेल प्रेजेंट है उन सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगी और सेल वॉल किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की बनी होगी। और साथ ही साथ में प्लांट किंगडम के जो मेंबर्स हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट का यूज करके। तो जिन ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टर हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं जिनमें जो सेल प्रेजेंट है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी सेल्यूलोज की बनी हुई, और जो ऑटोट्रोपिक है जिनमें ये कैरेक्टर प्रेजेंट है वो सारे के सारे मेंबर्स किसमें आ जाते हैं, प्लांट किंगडम में। तो ये हमने बेसिक आइडिया ले लिया कि प्लांट किंगडम के कौन कौन मेंबर्स होंगे। अब हम मेन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन में बोला गया है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय विटेकर 1969, wherein he suggested the five kingdom classification which मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। फर्स्ट लाइन में वही बात बोली गई है जो मैंने अभी आपको समझाया कि जो अपना प्रीवियस चैप्टर है, जो अपना सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें ये बात, ये पूरा प्रोसीजर जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है कि कैसे सबसे पहले शुरुआत हुई 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से, फिर जो है वो 3 किंगडम और 4 किंगडम के बारे में डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं बता रखा, लेकिन हमने वीडियो में वो सारी बातें क्लियरली आपको समझाई हैं। आप जाकर के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो पार्ट नंबर 1 है वीडियो का, वो आप जाकर के देख सकते हो, वहाँ पर पूरा सीक्वेंस आपको समझाया गया है। और उसके बाद में एनसीईआरटी में बताया गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जो आर.एच. विटेकर ने दिया था 1969 में। ये ईयर यहाँ भी लिखा हुआ है और लास्ट चैप्टर में भी लिखा हुआ है, तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है। तो आर.एच. विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया उसके बेसिस पर जो किंगडम के नेम है वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड Plantae. In this chapter, we will deal in detail with further classification within kingdom Plantae, popularly known as the plant kingdom. तो इस चैप्टर में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो किंगडम प्लांटी है, जिसको कॉमनली हम प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. हमें इस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए कि जो प्लांट किंगडम में आज मेंबर्स हैं वो शुरुआत में वही मेंबर्स नहीं थे, उसके अलावा और भी मेंबर्स थे। अभी एक दो लाइन और पढ़ते हैं, फिर ये सारी चीजें मैं आपको समझाती हूँ। फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल have now been excluded from Plantae, though earlier classification placed them in the same kingdom. आज जो फंजाई अलग से किंगडम है, साथ ही साथ में मोनेरा के कुछ मेंबर कौन से, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, और प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर जिसमें क्राइजोफाइट आ जाएंगे, जिसमें डाइनोफ्लैजिलेट आ जाएंगे, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, आज उनको प्लांट किंगडम से निकाल करके सेपरेट किंगडम में रख दिया गया है या फिर सेपरेट किंगडम बना दिया गया, जैसे फंजाई के लिए। अगर मैं इस चीज को समझाऊं तो आप ऐसे समझिए कि देखो, इस अर्थ पर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको जो क्लासिफिकेशन करने का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो है वो एरिस्टोटल ने दिया था। एरिस्टोटल जो है उन्होंने बोला कि साइंस के बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने किंगडम वर्ड का यूज नहीं किया था। सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था,
कैरोलस लीनियस, ये वही कैरोलस लीनियस है जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, जिन्होंने ये समझाया था कि इस अर्थ पर जितने भी लिविंग है उनका नाम 2 वर्ड का होना चाहिए। तो कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम बनाए, एक किंगडम प्लांटी और एक किंगडम एनिमेलिया। उन्होंने ये बोला कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है उनको तो प्लांटी में रख दो, और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है उनको एनिमेलिया में रख दो। मतलब इस अर्थ पर जितने भी लिविंग है उनको सिर्फ 2 पार्ट में बांट दिया। तो अब ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर के बेसिस पर जो है वो लिविंग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं या सेम होते हैं। बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं जिनका यूज करके हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। तो इसके बेसिस पर ये लाइन जो बोली गई ना, जो आज फंजाई अलग से ग्रुप है, अलग से किंगडम है, साथ में जो मोनेरा के मेंबर्स, प्रोटिस्टा के मेंबर्स जो आज अलग अलग किंगडम में रखे गए हैं, वो शुरुआत में उनको प्लांटी में रखा गया था, क्योंकि बेसिस क्या बनाया गया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन का, सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांटी में रख दो, सेल वॉल एब्सेंट है तो एनिमेलिया में रख दो। तो इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे स्टडी की गई कि भले ही सेल वॉल प्रेजेंट है लेकिन सेल वॉल का जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि फंजाई में जो सेल वॉल होती है उसमें काइटिन प्रेजेंट होता है, और मोनेरा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। और अगर हम प्रोटिस्टा के मेंबर्स की बात करें, भले ही उनकी सेल वॉल में जो सेल्यूलोज प्रेजेंट है, लेकिन बेटा प्रोटिस्टा में जो मेंबर्स आते हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, और प्लांट किंगडम में जो मेंबर्स आते हैं वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया। तो ये सारी चीजें जिनको स्टार्टिंग में कैरोलस लीनियस ने इन कैरेक्टर के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था, फिर धीरे धीरे जब चीजें अपडेट हुई तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख करके क्लासिफिकेशन किया गया, और फिर जो मेंबर्स प्लांटी में और एनिमेलिया में रखे गए थे उनको निकाल निकाल करके या तो अलग अलग किंगडम में या फिर सेपरेटली किंगडम बनाया गया। So the cyanobacteria that are also referred to as blue-green algae are not algae anymore। देखो बेटा, इस लाइन का ये मतलब है कि साइनोबैक्टीरिया जिसका कॉमन नेम ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो प्रेजेंट टाइम में किंगडम मोनेरा में आता है, इसको स्टार्टिंग में किंगडम प्लांटी में रखा गया था। बेसिस क्या था, सेल वॉल प्रेजेंट थी क्योंकि इनमें, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला कि भाई जो प्लांटी के जो मेंबर्स हैं, जो एल्गी प्लांटी में आता है वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, और जो साइनोबैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स हैं। तो इनका एल्गी से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये ब्लू के और ग्रीन कलर के जो हैं वो होते हैं। और एल्गी को जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब मैं आपको समझाऊंगी कि एल्गी भी जैसे रेड कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, ग्रीन कलर की होती है। तो ये सिमिलरिटी के बेसिस पर, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट थी, एल्गी में भी सेल वॉल प्रेजेंट है, इसलिए इसको स्टार्टिंग में बोल दिया गया कि ये एल्गी जैसा ही। लेकिन बाद में पता चला कि साइनोबैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट है, एल्गी जो है वो क्या है, यूकैरियोट है, मल्टी सेलुलर है। ओके, in this chapter we will describe algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm under plantae। इस चैप्टर में हम algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm और angiosperm को प्लांटी के अंदर पढ़ेंगे। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जितने भी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको सबसे पहले 5 किंगडम में बांटा गया। और 5 किंगडम कौन कौन से हैं? जो नाम अभी आपको बताया है कि मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो प्लांटी किंगडम है उसको भी आगे डिवाइड किया गया, क्योंकि इसमें जो सारे के सारे प्लांट्स होंगे वो एक जैसे तो होंगे नहीं, तो उनको भी अलग अलग ग्रुप में बांटा गया और 5 डिवीजन में इनको बांटा गया। 5 डिवीजन में कौन कौन से? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो ये इसकी बात की गई है कि हम प्लांटी में मेनली पढ़ते किसके बारे में? हम प्लांटी में मेनली इनके बारे में पढ़ते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के बारे में। नेक्स्ट लाइन है, लेट अस ऑल्सो लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म to understand some of the concern that influence the classification system। बोला गया है कि सिर्फ अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, एंजियोस्पर्म की क्यों बात कर रहे हैं कि पूरे प्लांट किंगडम में वो मेंबर्स जिनमें सिर्फ फ्लावर देखने को मिलता है वो सिर्फ कौन है? एंजियोस्पर्म है। बचे हुए 4 जो हैं इनमें फ्लावर प्रेजेंट नहीं है। तो टाइम टू टाइम जो है वो एंजियोस्पर्म के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया क्लासिफिकेशन के लिए। तो इसके बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए गए हैं। The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaves। तो शुरुआत में जब एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई किया जा रहा था तो जो भी साइंटिस्ट ये अपना काम कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, जो भी प्लांट है उसके सिर्फ हैबिट को,
कलर को, नंबर को एंड शेप ऑफ लीव्स को ध्यान में रखकर ही क्लासिफिकेशन किया। लेकिन ऐसे क्लासिफिकेशन को जिसमें सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स को ध्यान में रख करके क्लासिफिकेशन किया जाए, उस क्लासिफिकेशन को बोल देते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। They were based mainly on vegetative characters or on the androecium structure system given by Linnaeus. कैरोलस लीनियस जिनके बारे में अभी मैंने बताया, जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जब उन्होंने प्लांट को, स्पेशल प्लांट को जब उन्होंने डिवाइड किया तो उन्होंने एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया था। ठीक है, और इसके अलावा एक एरिस्टोटल साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने भी जो है वो प्लांट किंगडम को डिवाइड करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को यूज किया। देखो दो टर्म आती है, एक बेटा टर्म आती है वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर का मतलब वो कैरेक्टर जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करते हैं। जैसे कि अगर हम एक प्लांट में देखें तो लीफ जो है, रूट जो है, स्टेम जो है, वो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं कर रही, तो इनको हम बोल देंगे वेजिटेटिव पार्ट। लेकिन प्लांट में जो फ्लावर प्रेजेंट है वो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के जो पार्ट होते हैं एंडोशियम गाइनोशियम, वो फ्लावर के ही पार्ट होते हैं। तो ये क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। तो ये डिफरेंस होता है वेजिटेटिव में और रिप्रोडक्टिव में। तो एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को ध्यान में रख करके क्लासिफिकेशन किया था, और जो कैरोलस लीनियस थे उन्होंने एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके क्लासिफिकेशन किया, लेकिन कुछ ही कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा। सो इसलिए इस सिस्टम को बोला जाता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि अर्थ पर जितने लिविंग हैं उनको किस में बांट दिया, 5 किंगडम में बांट दिया। उसके बाद में जब प्लांट किंगडम को डिवीजन करने का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने सिर्फ कुछ ग्रोस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखकर ही क्लासिफिकेशन किया। लेकिन जब कुछ कैरेक्टर को ध्यान में रखा जाता है तो उसको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोल देते हैं। और ऐसा 2 साइंटिस्ट ने किया था, एक तो एरिस्टोटल ने और एक कैरोलस लीनियस ने। अब इससे क्या क्या कमी है, देखो भाई, कुछ कैरेक्टर को ध्यान में रखा जिसकी वजह से कुछ कमियां निकल कर के आई। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन ए फ्यू कैरेक्टर। जब आप किसी चीजों का डिवीजन सिर्फ कुछ कैरेक्टर के बेसिस पर ही करोगे तो जो पास पास वाली स्पीसीज जो है ना उनको भी आप सेपरेट कर दोगे। इसको एक एग्जाम्पल समझाऊं आपको। एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि मान लो एक स्कूल है, मान लो एक स्कूल है और इस स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं। अगर हमने सिर्फ एक कैरेक्टर लिया सेक्स कि जो मेल है उनका एक क्लास बना दो, जो फीमेल है उनकी एक क्लास बना दो, तो अगर मानो 11th के बच्चे या 1 से 12 तक के जो बच्चे हैं जो सेम क्लास में हो सकते थे, लेकिन मेल और फीमेल सेक्स के बेसिस पर हमने अलग अलग क्लास में उनको रख दिया। तो जब हम कुछ कैरेक्टर को ही ध्यान में रखते हैं ना, तो जो पास पास वाली स्पीसीज हैं वो भी एक दूसरे से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती हैं। Also, the artificial system give equal weightage to vegetative and sexual characteristic. This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. और दूसरी सबसे बड़ी कमी क्या रही कि आर्टिफिशियल सिस्टम में सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स को ही ध्यान में रखा गया। पहली कमी तो ये। दूसरी कमी क्या रही कि इसमें कुछ साइंटिस्ट ने तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को इंपॉर्टेंस दी और कुछ साइंटिस्ट ने रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इंपॉर्टेंस दी। तो आप दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। वेजिटेटिव समझ गए, जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में रोल प्ले ना करें, क्योंकि ये माना जाता है कि नेचर जो है वो, अगर नेचर में एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो रहा है तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे देखने को मिलता है। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स जो हैं वो टाइम के साथ में धीरे धीरे चेंज होंगे, क्योंकि नेचर बिल्कुल नहीं चाहती है कि जल्दी जल्दी नई नई स्पीसीज बने। जब भी एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा होता है तो सबसे पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो हैं वो जल्दी चेंज होते हैं कंपेरेटिवली रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। तो ये कमियां हैं किसकी, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, ये आपको ध्यान में रखना है। एज अगेंस्ट दिस natural classification system developed which were based on natural affinities among the organism and consider not only the external features but also internal features. अब इसके बाद में आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो, जब किसी चीज में कमी आती है तो उसका बेहतरीन ढूंढा जाता है। तो इसके बाद में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप हुआ, जिसमें बोला गया कि सिर्फ हम बाहर से जो दिख रहे हैं ना कैरेक्टर्स, उनको ही नहीं रखेंगे ध्यान में, हम इंटरनल कैरेक्टर्स को भी ध्यान में रखेंगे। और इंटरनल कैरेक्टर्स में किसको, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। इन चारों टर्म्स को आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो, UPEA।
यूपीए। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी और एनाटॉमी। अच्छा, आप मुझे एक बात बता सकते हो, ऐसे कौन से साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ये बोला कि जब भी आप किसी लिविंग को क्लासिफाई करो तो उसमें एम्ब्रियोलॉजी का यूज करना? ये बता रखा है एनसीईआरटी में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि किसने एम्ब्रियोलॉजी का यूज करना सिखाया था क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में तो क्या किया गया, कुछ कैरेक्टर्स को ध्यान में रख करके किया गया। नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या किया कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर्स को भी तवज्जो दी गई। और इंटरनल कैरेक्टर्स में किस किस को, अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। सच ए क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट was given by जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। दो साइंटिस्ट हुए, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर। इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट का क्लासिफिकेशन किया। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको समझाया कि इस अर्थ पर जितने भी प्लांट हैं उसमें उन प्लांट्स में से जिसमें फ्लावर देखने को मिलता है वो आते हैं एंजियोस्पर्म के अंडर। मतलब फ्लावरिंग प्लांट अगर बोला जा रहा है, मतलब किसकी बात की जा रही है, एंजियोस्पर्म की बात की जा रही है। तो बेंथम और ओकर ने किसका क्लासिफिकेशन किया था, एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन किया था। अब ये चीज डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिख रखी, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट लिख करके ये बात इनडायरेक्टली आपको समझा दी गई है। नेक्स्ट लाइन में बोला गया है, एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। देखो, सबसे पहले जब प्लांट का क्लासिफिकेशन करना प्रोसीजर स्टार्ट हुआ तो कुछ कैरेक्टर्स को ध्यान में रख करके आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने काम किया। फिर धीरे धीरे चीजें और डेवलप हुई, कहानी आई किसके ऊपर, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब किससे किसका ओरिजिन हुआ है, इस क्लासिफिकेशन में इस बात का ध्यान रखा जाता है। दिस अज्यूम दैट organism belonging to the same taxa have a common ancestor। इस फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का ये मानना है कि वो ऑर्गेनिज्म जो सेम टेक्सा पे है, सेम टेक्सा मतलब सेम लेवल पे है, ठीक है, तो ये माना जाता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि इन सब का जो एंसेस्टर है ना वो कॉमन है, मतलब इन सब का ओरिजिन जो है वो कॉमन एंसेस्टर से हुआ है। We now use information from many other sources to help resolve difficulty in classification। अब ये तो प्रोसीजर हो गया कि आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। इसके अलावा भी हम कुछ और तरीके हैं जिनका यूज करते हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए। और ये जो नए तरीके हम अब डेवलप कर रहे हैं, ये जो नए तरीके जो हम डेवलप कर रहे हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए, इनका यूज उस टाइम और ज़्यादा अच्छे से होता है जब हमें किसी लिविंग को क्लासिफिकेशन करना है लेकिन उसका हमें कोई फॉसिल भी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। तो उस टाइम हम इन इन अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन टाइप को यूज करते हैं, जिसमें फर्स्ट है न्यूमेरिकल टेक्स, जिसमें फर्स्ट है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, which is now easily carried out using computers, is based on all observable characteristics. Number and codes are assigned to all the characters and data and then processed. In this way, each character is given equal importance and at the same time hundred of characters can be considered. न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में क्या किया जाता है, मान लो मुझे किसी प्लांट को क्लासिफिकेशन करना है, तो इस प्लांट में कैसे कैसे क्या है जो कैरेक्टर हैं उन सब की मैं एक लिस्ट बना लूंगी, लगभग 100, मतलब हर छोटे से छोटे कैरेक्टर को भी मैं ध्यान में रख करके उसको लिस्ट बनाऊंगी। और इसमें मैं कंप्यूटर्स का यूज करूंगी क्योंकि चीज़ों को मैच करने में जो है वो प्रोसीजर आसान रहेगा। हर कैरेक्टर को मैं कोई ना कोई नंबर और कोई ना कोई कोड दे दूंगी और उसके बेसिस पर जो पहले से लिस्ट बनी हुई है उन सब से मैं मैच कर लूंगी, जिससे जो है वो और अच्छा हम उसका एंसेस्टर और उसका लेवल जो है वो ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट जो तरीका है वो है साइटोटैक्सोनॉमी, दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या किया जाता है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल में जो स्ट्रक्चर है, जो इंफॉर्मेशन है उसका ध्यान रखा जाता है। जैसे कि क्रोमोसोम का नंबर कितना है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी है और क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है, इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है किसमें, साइटोटैक्सोनॉमी में। Chemotaxonomy that uses the chemical constituents of the plant to resolve confusions and आर ऑल्सो यूज बाई टेक्सोनोमिस्ट these days। प्रेजेंट टाइम में टेक्सोनोमिस्ट क्या कर रखे हैं कि जो भी प्लांट है उनमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं, जैसे मान लो उनमें कैसे कैसे केमिकल प्रेजेंट हैं, उसकी सिमिलरिटी के बेसिस पर भी
प्लांट्स को क्या किया जा रहा है, उसकी ग्रुपिंग की जा रही है। तो ये हमने तरीके पढ़े हैं कि कैसे कैसे प्लांट किंगडम को जो है वो डिवाइड किया गया।